हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है IGNTI दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म पिछले कई सालों से ऑफलाइन एजुकेशन में काम कर रहा है और आप सभी की प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन लेता आया है। तो आज हम ऐसे ही एक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो हमारे गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स को देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। हमारे जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कई सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, उसके बावजूद हमारे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में सफलता नहीं लगी। सही कहा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना आजकल एक महाभारत हो चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है हमारे इंडिया में। तो हम बहुत जी जान से मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं और उसका कारण यही है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, एग्जाम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, ऊपर से कभी-कभी एग्जाम लीक्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही अच्छे से रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट मार्क्स से वो रह जाते हैं बिकॉज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे कि मैथ्स है। मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि मैथ एक बहुत ही बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और लेकिन बहुत ही मेजर सब्जेक्ट भी है। ऑफ कोर्स सबको मैथ आनी चाहिए, लेकिन हर एक स्टूडेंट को मैथ नहीं आती। सब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो इसके बारे में जानते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं जानते आज उनके लिए एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड होती क्या है, कैसे ये आपको हेल्प दे सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करने के लिए, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो एक सिक्योर प्लेटफॉर्म आपको मिल सके, अच्छा फ्यूचर बन सके आपका। तो चलिए बात करते हैं हम एक ऐसे सब्जेक्ट की जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है अपने आप में और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट हैंड की। देखिए, पहले बात करते हैं शॉर्ट हैंड होती क्या है, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ इसका यूज़ होता है, किस तरीके से इसका यूज़ होता है और इससे हमें कैसे हेल्प मिल सकती है। तो थोड़ा-सा देखते हैं कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। देखिए, शॉर्ट हैंड जो है, इसके कई सारे नाम होते हैं। इसको हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, इसको हम स्टेनोग्राफी भी कहते हैं, स्टेनोग्राफी, या फिर इसे हम फ़ोनोग्राफी भी कहते हैं, फ़ोनोग्राफी। देखिए, फ़ोनोग्राफी का मतलब क्या है? फ़ोनो का मतलब होता है साउंड, फोनो का मतलब होता है साउंड, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है लिखना, बेसिकली टू राइट एनीथिंग, किसी भी चीज को सुन के लिखना। फोनोग्राफी का मतलब होता है जो भी चीज हम सुन रहे हैं उसी को सुन के लिखना, जैसे हम स्कूल्स में करते थे, जैसे हम हमें कोई भी टीचर हमारा नोट डाउन कराता था कोई भी पॉइंट्स, तो वो बोलते थे और हम उसको राइटिंग में करते थे, राइट? तो उसी तरीके से फोनोग्राफी होती है कि इसमें हमें कोई पर्सन एक पैसेज को डिक्टेट करेगा और वो सुन के हमें लिखना होगा। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे हम इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का यूज नहीं करते, हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टेनोग्राफी का। बात करते हैं स्टेनोग्राफी होती क्या है। बेसिकली स्टेनोग्राफी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इट इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई भी लैंग्वेज नहीं होती, ये एक स्किल होती है। देखिए, शॉर्ट हैंड कोई भी लैंग्वेज नहीं है, बेसिकली ये एक स्किल होती है, एक कला होती है। इसे हम आर्ट कह सकते हैं कि ये एक कला है, आर्ट है, बट ये कोई भी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को संपूर्ण रूप से भाषा कहने के लिए दो एस्पेक्ट्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो दो एस्पेक्ट्स है कि हम किसी भी भाषा को बोल सकें और दूसरा उसको लिख सके। जैसे ये सब इंग्लिश में लिखा है, यानी कि इंग्लिश लिखी जा सकती है और इंग्लिश में बात भी करते हैं, तो यानी कि इसमें दोनों चीजें फॉलो अप हो रही हैं कि हम इसको बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ऐसे हिंदी भाषा में हम अभी बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो बोली जा सकती है डेफिनेटली, और देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है, करेक्ट? तो इसलिए हिंदी भी एक संपूर्ण रूप से भाषा है, लेकिन शॉर्ट हैंड एक कंप्लीट लैंग्वेज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम शॉर्ट हैंड को सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं, इसे कभी भी बोल नहीं सकते। इसके पास अपना खुद का कोई भी साउंड नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट हैंड को हम सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। देखिए, आसान भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे कि आप सभी मैसेज यूज करते हैं, रात के कुछ 3 बजे तक भी करते हैं कुछ हमारे भाई बंधु, ठीक है? तो जब हम रात को 3 बजे मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली किसी अलग भाषा में बात नहीं करते, हम हिंदी में बात करते हैं ना।
क्योंकि वो जो पर्सन होता है जिससे बात कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही खास होता है और उसे इंग्लिश में बात करना इतना पसंद नहीं होगा डेफिनेटली, या पसंद होगा भी तो चलो वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो समझने वाले हैं वो समझ गए। देखो, हम बात करते हैं नॉर्मल हिंदी में। अब जब हिंदी में हम बात कर रहे हैं, मैसेज जो सामने वाला पढ़ेगा तो वो भी हिंदी में पढ़ेगा, रिप्लाई करेगा वो भी हिंदी में करेगा, हम उसका मैसेज पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे। लेकिन क्या इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस में हमने हिंदी के अक्षर यूज करे उस मैसेज को लिखने के लिए? बिल्कुल नहीं। हमने क्या यूज करा? हमने इंग्लिश के अल्फाबेट यूज करी। सही कहा मैंने, हम यहाँ पे इंग्लिश के अल्फाबेट को यूज करते हैं। तो क्या वो मैसेज इंग्लिश भाषा में हो गया? हम पढ़ तो रहे हैं उसे हिंदी में ही, है ना, तो वो इंग्लिश में तो नहीं हुआ। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? देखो, हमने पढ़ा मैसेज को हिंदी में, बोला हिंदी में, लेकिन लिखने के लिए सिर्फ यूज करा इंग्लिश अल्फाबेट को, तो वो मैसेज इंग्लिश भाषा में नहीं होगा, वो हिंदी में ही होगा। हमने बस क्या चेंज करा? उसको लिखने के लिए इंग्लिश लेटर यूज करे। ऐसे ही शॉर्ट हैंड होती है, शॉर्ट हैंड में भी हम बस इंग्लिश या फिर हिंदी का ही यूज कर रहे हैं, हम इंग्लिश या हिंदी को ही लिख रहे हैं। बस इसको लिखने के लिए जो अल्फाबेट्स होंगे उसको हम चेंज कर देंगे इनटू सिंबल्स और कैरेक्टर्स, उसे हम लिखेंगे सिंबल्स में। सो बस यही रीजन है कि शॉर्ट हैंड के पास अपना खुद का कोई भी साउंड नहीं होता। जब हम इसको बोलते हैं तो ये प्रॉपर इंग्लिश या फिर हिंदी का साउंड देता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके पास अपना खुद का कोई भी साउंड नहीं है, इसीलिए एक इंडिविजुअल लैंग्वेज नहीं है, ये कंप्लीट भाषा नहीं होती। समझ आया होगा सबको? चलिए आगे बढ़े। देखिए, शॉर्ट हैंड को हम कई सारी चीजें कह सकते हैं। इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, इसको हम राइटिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, राइटिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम इसे सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं इसलिए हम इसे राइटिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। तीसरा, हम इसको एक और चीज कह सकते हैं, वो है रैपिड राइटिंग मेथड। रैपिड राइटिंग मेथड, देखो रैपिड राइटिंग मेथड क्या होता है? शॉर्ट हैंड का यूज किस लिए करते हैं? शॉर्ट हैंड का यूज हम करते हैं ताकि हम अपनी राइटिंग की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सके। समझ आया? शॉर्ट हैंड को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी राइटिंग की स्पीड को थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा बढ़ा सके। देखिए, हमें स्पीड में लिखने की क्या जरूरत है? हमें स्पीड में इसलिए लिखना होता है क्योंकि हमारा काम होता है किसी भी पर्सन की स्पीच को उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना जब वो पर्सन उस स्पीच को बोल रहा है या डिक्टेट कर रहा है। हमारा काम क्या होता है? हमें उस स्पीड पे लिखना होता है जिस स्पीड पे कोई पर्सन बोलता है। जैसे मैं अभी कुछ भी बोल रहा हूँ, ये जो सारे वर्ड्स अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ ये सब अभी आपको राइट डाउन करने हैं इसी टाइम पे और मैनुअली लिखना है इंग्लिश या हिंदी में, तो क्या आप लिख सकते हो इसे? क्या पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 वर्ड पर मिनट लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। 25 से 30 वर्ड पर मिनट सिर्फ वही लिख सकता है जो बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट राइटर होगा, अदरवाइज नहीं लिखी जा सकती शॉर्ट हैंड। ये पॉसिबल ही नहीं होता कि हम इससे ज्यादा स्पीड लिख सके, क्योंकि वर्ड जो होते हैं उसमें कई सारे लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वॉवल्स होते हैं, तो वर्ड्स कुछ बड़े भी होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं, तो वो टाइम टेकन प्रोसेस होता है किसी भी वर्ड को लिखना। शॉर्ट हैंड में हमें क्या हेल्प मिलती है? शॉर्ट हैंड हमारी मदद करता है कि हम किसी भी बड़े से बड़े वर्ड को एक बहुत ही छोटे से सिंबल में समराइज कर सके और वो हमारा टाइम सेव कर सके, और जो हमारा टाइम बचता है उसी टाइम को यूज करके हम कई सारे वर्ड्स को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें एक वर्ड लिखना है इन्फ्लुएंस। देखिए, इस वर्ड को जब हमने लिखा तो मिनिमम 4 to 5 सेकेंड्स लगे, चलिए 4 सेकेंड मान लेते हैं, इसे लिखने में 4 सेकेंड लगे, ठीक। अगर हम इसे शॉर्ट हैंड में लिखें तो ये हो जाता है हमारा इन्फ्लुएंस्ड, बस इतना सा। इसे लिखने में मत हाफ सेकेंड से भी कम समय लगा, राइट। तो इसे लिखने में हमारा हाफ सेकेंड से भी कम टाइम लगा और इसे लिखने में 4 सेकेंड से ज्यादा ही लगे थे, चलो 4 मान लेते हैं। स्टिल कितना समय बाकी है? पूरे 3.5 सेकेंड अभी भी बाकी है ना इसी वर्ड के। इसी 3.5 सेकेंड को हम यूटिलाइज करके अभी कम से कम 7 से 8 वर्ड और लिख सकते हैं। सही कहा? यहां तक समझ आया सभी को? देखिए, कुछ और वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि सपोज हमें लिखना है डिफरेंट। देखिए, डिफरेंट लिखने में भी हमें कम से कम 5 से 6 सेकेंड लगे। अगर हम इसे शॉर्ट हैंड में लिखें, ये हो जाता है हमारा डिफरेंट। कितना टाइम लगा होगा? हाफ सेकेंड से भी कम, हाफ सेकेंड का भी हाफ सेकेंड, स्टिल 4.5 सेकेंड अभी भी बाकी है। सपोज एक फ्रेज देखते हैं, जैसे कि एक फ्रेज है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, एक फ्रेज है, 10 वर्ड्स हैं इस फ्रेज में और मिनिमम 20
से 25 सेकंड लगे इसे लिखने में, है ना। अगर हम मान लें कि इसे 20 सेकंड लगे और अगर हम इसे शॉर्ट हैंड में लिखें तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, खत्म। जितनी देर में मैंने इसको पूरे फ्रेज को बोला उससे भी पहले ये बनकर तैयार हो गया, राइट। अब देखिए इसे लिखने में मात्र 2 सेकंड लगे, जहां इंग्लिश में हमने लिखा तो वहां पे हमें पूरे 20 सेकंड लगे थे। 20 सेकंड का 2 सेकंड माइनस करेंगे, 18 सेकंड अभी भी बाकी हैं, है ना। 18 सेकंड में ये पूरा का पूरा फ्रेज बन गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास पूरे 18 सेकंड बाकी है। इसी 18 सेकंड को यूटिलाइज कर सकते हैं हम और कई सारे वर्ड्स लिखने में। इसमें कम से कम हम अभी 30 से 40 वर्ड आराम से लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज स्टेनोग्राफी फॉर इंक्रीजिंग अवर राइटिंग स्पीड। इस तरीके से हम शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं ताकि हम अपनी राइटिंग की स्पीड को एनहांस कर सके, बढ़ा सके। इतना समझ आया। हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े से बड़े वर्ड को एक बहुत ही छोटे से सिंबल में समराइज कर देते हैं जो हमारा टाइम सेव करता है। देखिए हम अब बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम की कि कहाँ कहाँ इसकी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं, एग्जाम कैसे होता है और ये स्पीड जो है ये कहाँ पे यूज होती है, किस बिहाफ पे यूज होती है, ये सारी बातें करते हैं। देखिए आप सभी अगर गवर्नमेंट एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली एसएससी के बारे में तो जानते ही होंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये हमारे कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है ना। जैसे कि पहला है एमटीएस। एमटीएस एक एग्जाम है जो 10th बेस पे होता है। फिर उसके बाद आता है सीएचएसएल, ये आपका 12th बेस पे होता है। सीजीएल सभी जानते हैं इन एग्जाम्स के बारे में। फिर इसी में एक सेक्शन होता है स्टेनो का, एसएससी स्टेनो। अब देखिए ये एग्जाम कैसे डिफरेंट है और कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए ये जो आपके मेन 3 एग्जाम्स हैं मोस्टली स्टूडेंट्स इसी की तरफ सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं या इसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अगर इनके सब्जेक्ट्स देखें, जो हमें सबसे पहला रिटन एग्जामिनेशन देता है वो 4 सेक्शन से मिलकर बना होता है, जिसमें हमें पहला रिटन टेस्ट देना होगा। उसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है और सबसे मेजर मैथ्स है, राइट। ये 4 सब्जेक्ट्स हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं। इनमें पहले हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके हमें कुछ सेकेंड ईयर के लिए हम सिलेक्ट होते हैं। अब बात करें अगर स्टेनोग्राफी की, तो स्टेनोग्राफी में जो हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्राइज्ड होता है वो होता है 3 सेक्शन से। पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश, दूसरा रीजनिंग और तीसरा जीएस और चौथा कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि यही 3 हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इंग्लिश आती है आपकी 100 मार्क्स की, रीजनिंग आती है 50, जीएस आती है 50। चाहे तो आप इस चीज को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही पैटर्न है। इंग्लिश 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स की होती है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जीएस में 50 क्वेश्चंस ईच मार्क 1 मार्क। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 200 क्वेश्चन का सेट आता है जिसे हमें क्वालिफाई करना होता है। अब डिफरेंस आपको पहले ही दिख गया। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये चीज यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे बच्चे खुश हो गए होंगे और जिनको ऑलरेडी पता है वो पहले से ही खुश है, जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा अब खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही गोल्डन चांस होता है। जो मैथ में थोड़े से वीक हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए सभी वीक होते हैं, मैं खुद भी मैथ में बहुत वीक हूँ, तो इसीलिए मैंने एक ऐसा सेक्शन ढूंढा जहां पे मेरे को इस चीज से थोड़ा सा रिलीफ मिले। लेकिन इतना भी रिलीफ नहीं मिलेगा, बिकॉज मैथ की सब्स्टिट्यूट में आपको ये मिलेगा स्टेनोग्राफी, ये आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं तभी आपको इस चीज से थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है, ताकि आप अच्छे से बाकी सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर कर सकें और स्टेनोग्राफी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको उतना कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना होता। ये नॉर्मली अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा कि शॉर्ट हैंड होती क्या है, कैसे लिखी जाती है, किस बिहाफ पे लिखी जाती है, तो ये सब बातें अभी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। स्टेनोग्राफी एज कंपेयर टू मैथ्स उतना दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, अपना टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जितना टाइम मैथ्स टाइम टेकन है उतना ही टाइम टेकन आपका ये सब्जेक्ट स्टेनोग्राफी भी है, तो आपको उतनी मेहनत तो इसमें भी करनी पड़ेगी। क्लियर है इतना? यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है भी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं आपको टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप हमसे क्वेरीज वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपका कंसर्न हो, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई भी आपके मन में डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। तो एक तो सबसे मेजर सेक्शन आपको यहीं पे दिख गया, जिसमें आपका स्टेनोग्राफी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किस चीज में?
आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने में। अगर यहाँ पे मैथ्स नहीं है तो यहाँ पे आपके थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं। हालांकि ये मैथ के कंपैरिजन में मैं मानता हूँ पर्सनली कि ये काफी ज्यादा आसान रहते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका रिटन बहुत अच्छा है तो स्टेनोग्राफी की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम पे छोड़ देनी है, और बस थोड़ा सा आपको टाइम देना है इसके लिए और पढ़ना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो एक एसएससी था, इसके अलावा बात करते हैं। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे के सारे एग्जाम साल में एक बार मिलते हैं, है ना। साल में एक बार आपको देखने को मिलते हैं। इवन एसएससी स्टेनो वाला एग्जाम भी आपको एक बार देखने को मिलेगा। बट एक स्किल है स्टेनोग्राफी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ये स्किल अगर आपको आती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। यहाँ पे कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टेनोग्राफी का जो यूज है वो हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इवन इन स्कूल्स, कॉलेजेस, आपके जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जितने भी वर्क सेक्टर्स हैं, हर जगह स्टेनोग्राफी का यूज होता है एज पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरीज एंड ऑल। क्लियर है। तो शॉर्ट हैंड का यूज आपका हर जगह होता है। अब बात करते हैं इसके अलावा हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो हाई कोर्ट है हमारे पास, हर स्टेट में हाई कोर्ट है। देखिए कई सारे हाई कोर्ट्स हैं, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, पटना हाई कोर्ट हो गया, बिहार हाई कोर्ट हो गया, और सॉरी पटना हाई कोर्ट हो गया ऑलरेडी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया। यहाँ पे हमें शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज देखने को मिलती है। इवन इन झारखंड कोर्ट हो गया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत बार वैकेंसीज देखने को मिलती है। अगर आप इसी साल के एग्जाम देखेंगे तो DSSB के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कम से कम 2 से 3 बार वैकेंसीज निकली थी। ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको एक कंपाइलेशन करके दूंगा उन पीडीएफ्स का, जिसमें सिर्फ वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस है जो सिर्फ और सिर्फ 2024 में निकली हैं। तो उनका कंपाइलेशन भी मैं आपको डाल दूंगा इसी वीडियो के लिंक में, ताकि आप अच्छे से अपने आप को श्योर कर सके कि हाँ स्टेनोग्राफी सीखने का कुछ फायदा है, डेफिनेटली होता है। इसके अलावा हमें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। देखिए जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि इसरो हो गया, ठीक है, DRDO हो गया, या फिर हमारे पास बार्क हो गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज हो गई, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, IP यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा हमारे पास कॉलेजेस हो गए, जैसे JNU हो गया, BHU हो गई। इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज निकालते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है हमें शॉर्ट हैंड की। इसके अलावा हमारे पास एक CSIR आपने नाम सुना होगा, इसमें शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज कंडक्ट होती हैं। इसके अलावा ESIC है, ये भी शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज निकालते हैं। इसके अलावा आपको और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, देखिए इसके अलावा DSSB मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा और आपके पास स्कूल्स का ऑप्शन रहता है, CBSE है, इवन UPSC है। हाँ थोड़ा सा ज्यादा भी रहता है UPSC में, बिकॉज UPSC का जो एग्जाम होता है वो काफी अच्छे लेवल का होता है। UPSC में अभी इसी साल वैकेंसीज निकली थी, जो कि EPFO के अंडर निकली थी स्टेनोग्राफर्स की, और इसमें जो स्पीड मांगी थी वो 120 वर्ड्स पर मिनट की थी। और इसमें मेजरली उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है जिनको स्टेनोग्राफी आती ही नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा क्या इवन काफी टफ था। तो स्टेनो वाले बच्चे उसमें बहुत ही कम अपियर हुए थे, जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ वही अपियर हुए थे। तो ये एक रीजन है कि हमें शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, इवन इन कोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इवन अवर जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर एक जगह। अगर आपको इसके साल में आधे भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो भी आपके पास स्कोप देखिए बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में कम से कम 8 से 9 एग्जाम्स मिल रहे हैं। सही कहा। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी का गेट है आपके लिए बहुत ज्यादा वाइडली ओपन है। अब बस आपको एक स्किल ऐड करनी है अपनी क्वालिफिकेशन में। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और अपने लिए एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ताकि आप अच्छे से यहाँ पे अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब सिक्योर कर सके, ताकि आपको आगे चल के कभी कोई दिक्कत ना हो। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा कि ये जो स्किल है स्टेनोग्राफी, इसे सीखने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमने देखा था कि हम किस तरीके से स्पीड बढ़ाते हैं, इतना समझ आया।
चलिए बात करते हैं हमें कितनी स्पीड चाहिए होती है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं एसएससी एग्जाम की, तो एसएससी एग्जाम 2 ग्रेड पे होता है, एक तो सी ग्रेड होता है, एक डी ग्रेड होता है। एसएससी स्टेनो की बात हम कर रहे हैं अभी। एसएससी स्टेनो का एग्जाम एक सी ग्रेड पे होगा, एक डी ग्रेड पे होगा। सी ग्रेड पे जो हमारी लिखने की स्पीड होगी वो 100 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है और डी ग्रेड पे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। अगर आप सपोज 1 सेकंड में 2 वर्ड्स लिख रहे हैं और 60 सेकंड्स में कितने वर्ड्स हो जाएंगे, वो 120 वर्ड्स पर मिनट, राइट। तो इवेंचुअली आप उससे भी कहीं ज्यादा लिख रहे हैं, सही कहा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है या नहीं। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो काफी अच्छी स्पीड को आप गेन कर सकते हैं। उसे स्टेबल रखने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको डेली शॉर्ट हैंड लिखनी पड़ेगी, ताकि वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे स्टेबल रहे, आपकी स्पीड ना डिक्रीज हो ना इंक्रीज हो। जब आपको लगता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छे लेवल पे है, 110 वर्ड्स पर मिनट, 20 वर्ड्स पर मिनट या जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पे है, तो आपको बस डेली उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो स्पीड स्टेबल रहे, आप लिखना ना भूलें। क्लियर है? क्योंकि स्टेनोग्राफी एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह है। अगर आप इसे 1 हफ्ते के लिए भी छोड़ोगे तो आप डिक्रीज भी देखोगे अपनी लिखने की स्पीड में। तो बेसिकली आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखने के लिए रेगुलर लिखना पड़ेगा जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। यहां तक सभी को क्लियर है? इसके अलावा जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे पीए और एसपीए का जो एग्जाम होता है, ये मेनली कोर्ट्स में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में। पीए पे जो स्पीड मांगी जाती है पर्सनल असिस्टेंट की, वो 100 वर्ड पर मिनट होती है, एसपीए की 110 वर्ड पर मिनट होती है। ईपीएफओ मैंने आपको एक एग्जाम बताया था अभी, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जो स्टेनो की स्पीड थी वो थी 120 वर्ड पर मिनट। ये सेकंड हाईएस्ट एग्जाम है जो काफी ज्यादा अच्छी स्पीड पे लिया जाता है। इसके अलावा जो हमारा सबसे हाईएस्ट एग्जाम है वो है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स का। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स जो होते हैं इनकी स्पीड सबसे ज्यादा मांगी जाती है 140 वर्ड पर मिनट और 160 वर्ड पर मिनट। ये हमारा सबसे हाईएस्ट स्पीड का एग्जाम होता है स्टेनोग्राफी का। यहां तक सभी को क्लियर है? ये देख के डरिए मत, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसे शख्स भी थे, डॉक्टर जीडी बिस्ट। जीडी बिस्ट सर एक ऐसे टीचर थे जो शॉर्ट हैंड पढ़ाते भी थे और ऑब्वियसली पार्लियामेंट में काम भी कर चुके हैं। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 200 मोर देन 200 वर्ड्स पर मिनट का, 250 वर्ड्स पर मिनट, आई गेस 250 वर्ड्स पर मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इन्हीं के स्टूडेंट या इन्हीं के बेटे थे जिन्होंने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे स्पीड अचीव करना इज नॉट अ बिग डील, बस आपकी प्रैक्टिस और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी यहाँ पे मांगी जाती है हमारे द्वारा, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। यहां तक सभी को क्लियर है? समझ आया कितनी स्पीड की हमें रिक्वायरमेंट रहती है? मिनिमम 80 टू 100 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से किसी भी एग्जाम में प्रिपेयर कर सके। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेनोग्राफी की। तो ये समझ आ गया स्टेनोग्राफी क्या होती है। स्टेनोग्राफी इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्किल है, बट फिर भी हम इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि जब हम इसमें लिखते हैं स्टेनोग्राफी तो हमें सिंबल्स और कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो इसको दिखने की वजह से हम इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज कह रहे हैं। इसको हम राइटिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं। तीसरा, हम इसे रैपिड राइटिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम इसे किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम अपनी राइटिंग की स्पीड को बढ़ा सके। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शॉर्ट हैंड जो है वो लिखी जाती है किस बेसिस पे? शॉर्ट हैंड लिखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। साउंड से क्या मतलब है? सिंपल प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो भी चीज हम उच्चारण करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं किसी भी शब्द का, वही हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, वही साउंड होता है। वही साउंड को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। साउंड का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन। देखिए, प्रोनाउंसिएशन और जो वर्ड की स्पेलिंग होती है, किसी शब्द की प्रोनाउंसिएशन और उसकी स्पेलिंग दोनों डिफरेंट हो सकती है। कैसे? देखिए, एक आसान सा शब्द लेते हैं, नो। इसे हम क्या बोलते हैं? नो। देखिए, जब हम इसको बोल रहे हैं तो हम क्या के को बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम डब्ल्यू को बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम खाली बोल रहे हैं एन और ओ को, है ना। तो हम यहाँ पे सिर्फ उन लेटर्स को बोल रहे हैं जिसका साउंड आ रहा है वो है एन और ओ। क्या के का कोई भी एग्जिस्टेंस है प्रोनाउंसिएशन में? बिल्कुल नहीं है। डब्ल्यू का है? नहीं है। देखिए, डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू का असल में साउंड होता है व। डब्ल्यू इसका सिर्फ नाम है, जो असली साउंड होता है वो व होता है। चाहे आप किसी भी वर्ड में लगाइए, जैसे वर्क हो गया, वैक्स हो गया, या फिर कोई भी वर्ड हो गया, विग हो गया। तो किसी भी वर्ड में आप डब्ल्यू को जब यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसका जो साउंड होता है वो होता है व। और यहाँ पे इस वर्ड में हमें व जैसा कोई भी साउंड नहीं मिल रहा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक वर्ड है ROUGH।
अगर इस वर्ड को देखें तो हम यहाँ पे क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं और क्या हमारी स्पेलिंग है, क्या आप बता सकते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वर्ड में क्या डिफरेंस है स्पेलिंग का और प्रोनाउंसिएशन का। देखिए फिलहाल अभी मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है लास्ट के अल्फाबेट का। देखिए इस अल्फाबेट में, इस वर्ड में जो हम लेटर्स यूज कर रहे हैं वो है आर और जी एच। ओ यू हमारे वॉवल्स हैं, इनको अभी साइड करते हैं। जब हम इसको बोल रहे हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? रफ, है ना? हम इस वर्ड को बोल रहे हैं रफ। लेकिन क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे फील हो रहा है? हो रहा होगा डेफिनेटली। स्पेलिंग में हम जी और एच यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में है हम एफ को बोल रहे हैं, है ना? जी एच और एफ तीनों लेटर बिल्कुल अलग अलग है। ये हमारा 7वां लेटर है, 8वां लेटर, छठा लेटर, जिसका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? जी एच की जगह एफ को प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम शॉर्ट हैंड में जो सिंबल लिखते हैं वो सिर्फ उसके लिए लिखते हैं जिसका हमें कोई साउंड मिल रहा है। हमें रफ में किसका साउंड मिल रहा है? एफ का। तो हम जो सिंबल बनाएंगे वो एफ के लिए बनाएंगे, हमें जी एच से कोई भी लेना देना नहीं होगा। आई होप समझ आया होगा। जी एच हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा इन स्टेनोग्राफी, बिकॉज उसका कोई भी साउंड एग्जिस्टेंस नहीं है। सेम एज नो में के और डब्ल्यू के लिए कोई भी सिंबल नहीं बनेगा, हम सिंबल बनाएंगे खाली एन और ओ के लिए। क्लियर है यहाँ तक? हम शॉर्ट हैंड में उन्हीं लेटर को कंसिडर करते हैं जिनका कोई साउंड आता है, अदरवाइज जिसका कोई साउंड नहीं है या किसी और लेटर का साउंड देता है तो उन लेटर्स को हम बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, वो हमारे लिए मैटर नहीं करते। यहां तक सभी को क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट हैंड लिखने के लिए हम स्टार्टिंग में पेंसिल का यूज करते हैं। स्टार्टिंग में क्यों, बाद में क्यों नहीं? देखो बाद में भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। पेंसिल का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो सिंबल्स यहाँ पे बनाते हैं हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होता है कि वो सिंबल लाइट बना है या फिर डार्क बना है। बेसिकली हमें किसी सिंबल को थोड़ा मोटा या पतला बनाना होता है, इसलिए हम पेंसिल का यूज करते हैं। आगे चल के आप पेन भी यूज करेंगे जब आप बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, बट स्टार्टिंग हमें पेंसिल से करनी है क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें लर्न करना है कॉन्सोनेंट कौन सा लाइट है, कौन सा डार्क है, थोड़ा मोटा या फिर पतला। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, शॉर्ट हैंड जब हम लिखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिखी जाती है। डायरेक्शन का मतलब है जो हम सिंबल्स लिखते हैं उनकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। कोई भी सिंबल ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में बनाया जा सकता है या नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में या लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, और इस चीज को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई सिंबल ऊपर से नीचे बन रहा है तो वो हमेशा ऐसे ही बनेगा, इसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? देखिए समझाता हूं आपको डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि बी है, हम हमेशा ऐसे बनाते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू पॉइंट होता है और ये वाला पॉइंट होता है एंड। फिर यहां से बनाते हैं, अब जैसे भी हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे खत्म करते हैं। तो बेसिकली यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। बनाया तो ये ऐसे भी जा सकता था, बनाया तो जा सकता था, लेकिन आपने कभी कोशिश भी नहीं करी, इवन सोचा भी नहीं होगा, है ना? किसी ने भी नहीं सोचा कि बनाया तो जा सकता है, लेकिन क्यों बनाना जब ऑलरेडी हम ऐसे बना रहे हैं, तो ऐसे क्यों बनाना? और ऐसे ज्यादा सुंदर बना। देखो ये वाला भी सुंदर तो है, मानो भाई सुंदर है, अल्फाबेट सुंदर तो है, लेकिन वापस पॉइंट पर आते हैं। क्या यहाँ पे जो हम अल्फाबेट लिख रहे हैं उसको उल्टा करके लिखते हैं? कभी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं है। हम राइटिंग जो करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इसी पर्पस को देख के हमारे अल्फाबेट जो है वो डिसाइड किए गए होंगे, हो सकता है। तो इसीलिए हम कोई भी सिंबल जो अल्फाबेट लिखते हैं अपनी, वो लिखते हैं ताकि हम लेफ्ट टू राइट जा सकें, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हाथ ना रुके, फ्लो ब्रेक ना हो। इसी हिसाब से हमारे जो अल्फाबेट शॉर्ट हैंड के हैं, लेटर्स जो है वो सिंबल्स, वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में बनेंगे ताकि हमारा हाथ जो है वो पीछे कम से कम आए, आगे की तरफ ज्यादा जाए, फ्लो जो है वो आगे की डायरेक्शन में रहे, बैकवर्ड ना आए। यहां तक सभी को समझ आया? इसको हम चेंज तो कर सकते हैं बट नहीं करेंगे। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब शॉर्ट हैंड की। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हमारे पास जो अल्फाबेट होती है उसमें कितने लेटर्स होते हैं टोटल? उसमें होते हैं 26 लेटर्स, जिसमें से अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट्स की तो हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं 12। सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया, वॉवल्स होते हैं 5। अभी बताऊंगा कैसे। देखिए अब बात कर रहे हैं स्टेनोग्राफी की, तो स्टेनोग्राफी में जो हमारे पास अल्फाबेट होती है इसमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स होंगे सेम। यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वो होंगे 24 और जो वॉवल्स होंगे वो होंगे 12। ये मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, ठीक है, माफ कर दीजिएगा, मैं इधर उधर नहीं निकला था, वो हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बैक टू द कंसेप्ट। इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं 21, वॉवल्स होते हैं 5, कॉन्सोनेंट शॉर्ट हैंड में होते हैं 24, वॉवल्स होते हैं 12। अब यहाँ पे जो अल्फाबेट है हमारी वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसका सीक्वेंस हमारा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमारी अल्फाबेट स्टार्ट होती है ए से, फिर 2 कॉन्सोनेंट आते हैं, 3 कॉन्सोनेंट आते हैं, बी सी डी, फिर एक और वॉवल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएंगे, फिर वॉवल। यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट और वॉवल को बिल्कुल सेपरेट करके पढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हम यहाँ स्टार्टिंग के 6 कॉन्सोनेंट देखते हैं। आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ पहले मैं कि शॉर्ट हैंड होती क्या है, कैसे लिखी जाती है, फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले 6 कॉन्सोनेंट से। पहले 6 कॉन्सोनेंट कैसे लिखे जाते हैं, क्या होता है इनमें, देखिए। यहाँ पे हमारा पहला अल्फाबेट है पी, दूसरा है बी, तीसरा टी, डी, सी, एच और जे। देखिए ये जो लाइंस मैंने खींची हैं ये आपको नहीं खींचनी, क्योंकि ये कॉपी की लाइंस के रेफरेंस के लिए है। जैसे हमारी नोटबुक में लाइन होती है, हम इंग्लिश लिखते हैं इस लाइन पे, हिंदी ऊपर की लाइन पे, सेम उसी लाइन के परसेप्शन से ये लाइन खींची है। आपको नहीं खींचनी क्योंकि आपकी कॉपी में ऑलरेडी है, बट हमारे पैड पे नहीं है। तो देखिए अब पी को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इसे हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, चलिए मिटा देते हैं, कोशिश करते हैं स्ट्रेट बनाने का। देखिए ये हो गया हमारा पी, ठीक है, इतना स्ट्रेट चलेगा अभी। देखिए ये स्ट्रेट लाइन जब हम खींचते हैं तो ये हो जाता है हमारा पी, क्लियर है। इसे हम हमेशा बनाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, अप्रॉक्स एट 120 डिग्री एंगल पे, और इसे बनाते हैं बहुत ही लाइट हैंडेड, क्लियर है यहाँ तक। इसी को अगर हम थोड़ा सा डार्क कर दें ऐसे तो ये हो जाता है बी, इसे हम बनाते हैं थोड़ा सा डार्क, ये हो जाता है हमारा बी। फिर आता है टी, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम 90 डिग्री एंगल पे ऐसे, तो ये हो जाता है टी, इसे भी हम बनाएंगे लाइट हैंडेड। इसी को अगर थोड़ा सा डार्क कर दें तो ये हो जाएगा डी, क्लियर है यहां तक, ये हो जाएगा डी इन डार्क फॉर्म। सी और एच, चलिए इसको अब देख लेते हैं थोड़ा सा। सी और एच आपको दिख रहा है कि ये 2 अलग अलग लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। इसे आप किसी भी वर्ड में यूज कीजिए, जैसे कि टीच हो गया, या सच हो गया, बीच हो गया, मच हो गया, रेंच हो गया, किसी भी वर्ड में लगाइए, किसी भी वर्ड में लगाइए। 98% वर्ड्स में ये दोनों मिल के साउंड जो देते हैं वो देते हैं च का, च से चम्मच वाला, हाँ वही खाने वाला चम्मच, ठीक है। तो ये जो हमें साउंड देते हैं वो है च का। तो यहाँ पे सी और एच 2 अलग अलग लेटर तो है, लेकिन हमारे लिए ये एक कॉन्सोनेंट की तरह काउंट होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट हैंड हम लिखते हैं किस बेसिस पे, मैं आपको बता चुका हूं, साउंड के बेसिस पे। तो ये साउंड के अकॉर्डिंग हमारे लिए एक कॉन्सोनेंट माना जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो बेसिकली ये हमारे लिए च होता है। अच्छा 98% क्यों लिखा है? कुछ 2% में कुछ और साउंड भी दे सकता है, यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि सी एच जो है कभी कभी ये क का भी साउंड देता है, ये कभी कभी श का भी साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड है मशीन, देखो साथ में सी एच आया और साथ में ये श का साउंड भी लाया, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ लोग हो जाते हैं किसी चक्कर में साइको। अब साइको में भी सी एच आता है और साउंड बदल देता है क। किस चक्कर में हो जाते हैं, कोई पूछ रहा है? नहीं, मत पूछो। दिमागी प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी वर्ड सिर्फ एक साइको लोगों के लिए ही रेफर नहीं किया जाता, साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा टर्म भी है, तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। अपने पॉइंट पर आते हैं। देखो सी और एच यहाँ पे क भी यूज हो रहा है, साइकोलॉजी सी एच, बट हमने प्रोनाउंस क्या किया क। ऐसे मशीन में सी एच आया बट हमने क्या प्रोनाउंस किया श। तो ऐसे ही सी एच ये 2% साउंड भी देता है, बट मेजर जो साउंड रहता है सबसे ज्यादा वो आता है च का। तो इसलिए ये हमारे लिए एक कॉन्सोनेंट माना जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो च है इसको हम बनाते हैं 60 डिग्री एंगल पे, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से, और इसे बनाते हैं बहुत ही लाइट हैंडेड। और इसी को अगर हम थोड़ा सा डार्क कर दें ऐसे तो ये हो जाता है हमारा ज, डार्क, ठीक है। ज से जहाज वाला, टाइटैनिक वाला, ठीक है। डूब गया था, देखिए कोई बात नहीं, डूब जाने दो, अब जो डूब गया। फिलहाल अपने पॉइंट पे आते हैं। हमारा करियर नहीं डूबना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। पता नहीं क्या क्या आप लोग बुलवाते हो, जा से जहाज, टाइटैनिक, वापिस आ जाओ जैक डॉसन। चलो
ये जो जे है हमारा, ये हमें ज का साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है JUDGE। अब इस वर्ड में देखो, अच्छे से लिखें, चलो ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं भैया, JUDGE। अब इस वर्ड में देखो, जब हम इसको बोलते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या देता है, जज। क्या डी का कोई साउंड है, नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई सिंबल बनाए, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका कोई साउंड नहीं है। इसको हम बोलते क्या है, ज। क्या देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस आया, दोनों सेम सेम है, नहीं आया। लेकिन क्या यहाँ पे आया, बिल्कुल आया, बहुत बड़ा। देखो पहला लेटर है जे, दूसरा है जी, जो साउंड दे रहे हैं। हम उन लेटर्स को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे जो साउंड दे रहे हैं। पहला जे है, दूसरा जी है। तो यहाँ पे जो है दो अलग अलग लेटर्स तो हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ये बिल्कुल सेम है। ये दोनों ज ज का साउंड दे रहे हैं, जज, है ना, जज, वी कॉल इट जज। बट यहाँ पे दोनों ही ज का साउंड दे रहे हैं, चाहे जे हो या जी हो। अगर हमें साउंड मिलता है किसका, ज से, जहाज वाला, वही टाइटैनिक वाला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा इसी कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे। इतना क्लियर है? चाहे स्पेलिंग जी हो या फिर जे हो, अगर हमें साउंड मिलता है किसका, ज का, तो हम हमेशा इसी कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे। यहां तक सभी को समझ आया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर सपोज ये हमारी कॉपी की लाइंस हैं, तो क्या कोई भी लेटर जो हमने लिखा है, सिंबल लिखा है, क्या ये ऊपर की लाइन से टच हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखिए उसका एक रीजन है, जो हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं, जैसे हमारी कॉपी की लाइन खींची, बहुत अच्छी लाइन खींची है, ठीक है। देखो, तो जो हम सिंबल लिखेंगे वो हमेशा ऊपर की लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं, ठीक है। ये जो लाइन थोड़ी सी ऐसे शिवर हो रही है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है और वो बन भी जाएगी, क्योंकि ये स्टाइलस है, ये थोड़ा सा स्लिपरी होता है, दैट इज वाई। अदरवाइज सी स्ट्रेट भी बन जाएगी अगर थोड़ा सा इसे दबा के बनाएंगे, बट आपको कॉपी और पेंसिल यूज करना है तो वो और अच्छे से बनेगा। अरे आप लोगों को सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, चलिए परफेक्ट बनाते। देखिए ये होगा P, ये हो गया T, ये हो गया D, ये हो गया चे। देखो स्ट्रेट, कितनी स्ट्रेट। चलो वापस आते हैं। देखो जैसे हमारी कॉपी की लाइंस होती हैं, तो हमें मिनिमम इतना स्पेस छोड़ के बनाना होता है। जैसे ये कॉपी की लाइंस है, तो हम कोई भी सिंबल बेस लाइन पे तो टच करेंगे, बट अपर लाइन से ये कभी भी टच नहीं होना चाहिए, हमेशा इतना स्पेस छोटा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉन्सोनेंट कभी भी ऊपर की लाइन से टच नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो हमने सिंबल्स लिखे हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। स्ट्रेट क्योंकि हर एक सिंबल जो बना है वो उसका अलाइनमेंट क्या है, स्ट्रेट है, सीधी लाइंस है, ठीक है। दूसरा, सभी सिंबल्स किस डायरेक्शन में बने हैं, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। क्लियर है? इसलिए स्ट्रेट डाउनवर्ड। स्ट्रोक्स क्या होते हैं, ये जो हमने सिंबल्स बनाए हैं, इन्हीं को हम स्ट्रोक्स भी कहते हैं, इन्हीं को हम कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, इन्हीं को हम आउटलाइंस भी कहते हैं, इन्हीं को हम सिंबल्स भी कहते हैं। क्लियर है? बहुत नाम है इसके, ठीक है, बहुत सारे रंग नहीं है, सिर्फ नाम है, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रोक्स भी कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, आउटलाइंस भी कहते हैं और सिंबल्स भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं कभी कहूं कि पी का स्ट्रोक बनाइए, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या नया सा बोल दिया सर ने। तो इसका मतलब यही होता है, कॉन्सोनेंट या जो भी हम सिंबल लिख रहे हैं, कॉन्सोनेंट, सिंबल, स्ट्रोक, आउटलाइन, चारों एक ही चीज है। इसको कभी कभी साइन भी कहते हैं, लो पांचवा नाम भी आ गया, साइंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमने सिंबल्स लिखे हैं, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं। देखिए इसको हम, हमारे जो सिंबल्स होते हैं इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। पार्ट्स कैसे कि जैसे कि दो साइड्स होती हैं किसी भी सिंबल में, तीन प्लेसेस होती हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एक कॉन्सोनेंट है, इसका एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। क्लियर है? लेफ्ट साइड जो होता है इसे हम कहते हैं बिफोर साइड, बिफोर, 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 बिफोर। क्लियर है? राइट साइड जो होता है किसी भी सिंबल का, उसे हम कहते हैं आफ्टर साइड, ए फॉर आफ्टर। यहां तक सभी को क्लियर? यानी कि ये जो हमने सिंबल्स बनाए थे, इन सभी का जो ये लेफ्ट साइड है, इसे हम कहते हैं बिफोर साइड
और ये जो राइट साइड है इसे हम कहते हैं आफ्टर साइड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा प्लेसेस। 3 प्लेसेस होती हैं सभी कॉन्सोनेंट्स में। जैसे ये हमारा किसी भी कॉन्सोनेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। किसी भी कॉन्सोनेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से वो बनाना शुरू किया गया। तो जहां से वो बनाना शुरू किया गया उसे हम कहते हैं फर्स्ट प्लेस। क्लियर है? किसी भी कॉन्सोनेंट का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेकंड प्लेस। क्लियर है? कोई भी कॉन्सोनेंट जहां बन के खत्म होता है उसे हम कहते हैं थर्ड प्लेस। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसकी है, सेकंड प्लेस की। सेकंड प्लेस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये साइड्स और ये प्लेसेस, ये सब अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। हम बात करने जा रहे हैं वॉवल्स की। क्लियर है? वॉवल्स होते हैं हमारे पास 12, जबकि इंग्लिश में होते थे 5। सही कहा, इंग्लिश में 5 थे, यहाँ पे है 12। ऐसा क्यों? इंग्लिश के जो वॉवल्स होते हैं ना, वो अपना साउंड चेंज करते हैं वर्ड टू वर्ड। किसी वर्ड में कुछ और साउंड कर देते हैं, कुछ वर्ड में कुछ और साउंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। आफ्टर, ऑल, एड, एट। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से समझ आ जाएगा। देखो, सब में कॉमन फैक्टर क्या है? सभी बोलेंगे ए है। क्लियर है? ए क्या होता है? वॉवल होता है। यहां तक सभी को क्लियर है? ए वॉवल साउंड होता है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का। अब अगर यहाँ पे वर्ड के अकॉर्डिंगली इसे प्रोनाउंस करें तो आफ्टर में ए का साउंड क्या आया? आफ्टर में साउंड आया आ का। आ से आम वाला, आफ्टर, आ का साउंड दे रहा है। ए का साउंड ऑल में कैसा आ रहा है? देखो क्या चेंज हुआ, ऑल, ऑ का साउंड दे रहा है, ऑ से औरत वाला। एड में ए से एडी वाला, एट में ऐसे एनक वाला। ये तो हर जगह रंग बदल रहा है ना? तो जो हमारे इंग्लिश भाषा के वॉवल्स होते हैं वो कभी भी फिक्स साउंड नहीं देते, लेकिन हिंदी के देते हैं। क्या आपने कभी इस आ को औ का साउंड देते हुए सुना है या देखा है? नहीं। आ हमेशा आ ही रहेगा, औ हमेशा औ ही रहेगा, ओ हमेशा ओ रहेगा, ऊ कभी भी कुछ और नहीं बन सकता। हिंदी के जो स्वर होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। इंग्लिश के जो वॉवल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते। हो सकता है किसी और वर्ड में कुछ और भी साउंड दे दे ए। तो कहने का मतलब, हम यहाँ पे इंग्लिश के वॉवल्स ना यूज करके हम हिंदी के वॉवल्स यूज करते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। यहां तक सभी को समझ आया? देखिए, यहाँ पे जो हम वॉवल्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हिंदी वाले। नहीं समझ आया तो अभी आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी हम पूरा का पूरा एक सेशन रख रहे हैं इसी सेशन में हम ये भी बताएंगे, आपको वर्ड बनाना भी सिखाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। देखो, यहाँ पे जो 12 वॉवल्स हैं इनको डिनोट करते हैं हम कुछ डॉट्स और डैशेस से। क्लियर है? डॉट्स और डैशेस से। यहाँ पे हम कुछ डार्क डॉट्स यूज करते हैं, कुछ लाइट डॉट्स यूज करते हैं, हाँ बस इतना सा लाइट। कुछ डार्क डैशेस यूज करते हैं और कुछ लाइट डैशेस। ठीक है, ये हमारे वॉवल साइंस है यहाँ पे। क्लियर है? ये चारों हमारे वॉवल साउंड्स है। डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश, लाइट डैश। ये जो वॉवल्स हैं ये पूरा का पूरा पेयर हम कहाँ लगाते हैं? इन प्लेसेस पे, जो हमने अभी प्लेसेस करी। यहाँ पे हम ये चारों वॉवल्स को पुट करते हैं। ये चारों के चारों साइन यहाँ भी लगते हैं, बिफोर आफ्टर बोथ साइड। चारों वॉवल्स यहाँ भी लगते हैं सेकंड प्लेस पे, चारों वॉवल एंड पॉइंट पे भी लगते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड प्लेस पे। देखो कैसे लगते हैं, अभी देखते हैं। मैं आपको सिंपल अभी एक वॉवल साउंड सिखाता हूँ। देखो, अभी जो हम सीख रहे हैं वो है ये सेकंड प्लेस। अभी हम क्या सीख रहे हैं? सेकंड प्लेस। ये जो फर्स्ट प्लेस है और थर्ड प्लेस है, इनके ऊपर पूरा स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, और अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम पूरा एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि शॉर्ट हैंड कैसे लिखी जाती है। तो जब हम बाद में पहले कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये तो आपके लिए बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद आपको कॉन्सोनेंट्स की वीडियो मिलेगी, फिर उसके बाद वॉवल्स की भी मिलेगी। तो अभी हम फिलहाल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हर एक चीज का, कि कॉन्सोनेंट्स का लिया 6 कॉन्सोनेंट्स करें, फिर वॉवल्स का लेंगे जिसमें अभी हम 1 या 2 वॉवल साउंड करेंगे। देखो, अभी मैं क्या बता रहा था कि हम जो वॉवल साउंड सीख रहे हैं वो है सेकंड प्लेस का। सेकंड प्लेस का मतलब जो हम वॉवल्स बनाएंगे वो बनाएंगे कॉन्सोनेंट के बिल्कुल बीचों बीच पुट करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर? देखो, अभी बताता हूं कैसे पुट करते हैं। एक वर्ड लेते हैं में, हमें ना इसमें वॉवल साउंड को पहचानना है। अब ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों में डिफरेंस होता है। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के आधार पे शॉर्ट हैंड को लिखना है, स्पेलिंग से हमें कोई भी मतलब नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे ये एक वर्ड है में,
में अगर हम देखें तो हमें कैसा वॉवल साउंड मिल रहा है, आप बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें यहाँ पे साउंड क्या मिल रहा है, कोशिश कीजिए साउंड बनाने का। देखिए में जो हमें साउंड मिल रहा है ना, वो है ए का, ए से एडी वाला। आप कहेंगे ये तो ए ही तो लिखा है, तो इसमें क्या अलग है? ए और ए दोनों सेम ही तो है। नहीं, सेम नहीं है, मैंने भी आपको पीछे बताया। ए जो है वो कई अलग अलग साउंड भी दे सकता है, क्लियर है? ए कई तरीके का साउंड दे सकता है, बट हमें यहाँ पे चाहिए जो फिक्स हो साउंड, हमेशा फिक्स हो। ये जो 12 वॉवल्स है ना, इनमें जो भी पर्टिकुलर एक वॉवल साउंड होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर सपोज इन 12 में से कोई एक वॉवल साउंड ए का साउंड दे रहा है, सपोज ऊ का साउंड दे रहा है, तो वो हमेशा ऊ ही रहेगा, वो कभी ए नहीं बन सकता। कोई ए का साउंड दे रहा है तो वो हमेशा ए का साउंड देगा, वो कभी ए नहीं बन सकता। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये जो 12 वॉवल साउंड्स है ये हमेशा फिक्स है, ये अपने अलावा कभी किसी और का साउंड नहीं देते। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोनेटिक वॉवल्स की। देखिए अगर आपको ऐसे वॉवल साउंड नहीं समझ आ रहा, हम यहाँ पे स्पेलिंग देख के नहीं लिख रहे, आप शब्द को, जो भी शब्द आपको दिया गया है उसे हिंदी में लिखिए। लिखना नहीं है, मन में सोचना है सिर्फ, मन में सोचिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा कम है अभी सोचने के लिए। तो देखिए जैसे एक वर्ड है मे, ये भी मे है, बताओ कौन सा वाला सही में है? ये इसको वर्ड को, इंग्लिश को जो हमने लिखा है मे, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, आपको बताना है। हम ऊपर वाले की तरह लिखेंगे, ये वाला वर्ड सही है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो हमें मात्रा मिल रही है वो क्या है? ए से एडी वाली। ऐसे हम अपना वॉवल साउंड निकालते हैं। जो भी वर्ड आपको दिया गया है आपको उसे हिंदी में सोचना है, जो भी मात्रा उसमें आ रही है वही आपका शॉर्ट हैंड में वॉवल साउंड है। तो यहाँ पे जो हमें साउंड मिल रहा है वो है ए से एडी वाला। अब ये जो ए से एडी का साउंड है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डार्क डॉट से। यहाँ तक क्लियर है? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डार्क डॉट से, और कहाँ लगाते हैं? सेकेंड प्लेस पे, क्लियर है? इसे हम लगाते हैं सेकेंड प्लेस पे, क्लियर? चलो आगे अच्छे से बता दो, ठीक है, एक साइड में लिख देता हूं। हम कौन सा वॉवल साउंड कर रहे हैं? एक वर्ड है मे, मे में कैसा वॉवल साउंड है? ए का, ए से एडी वाला। वॉवल नहीं समझ आया, शब्द को हिंदी में लिखिए। मे को ऐसे लिखेंगे, जो मात्रा होती है वही हमारा वॉवल साउंड होता है। यहाँ पे ए से एडी वाली मात्रा है, वही हमारा वॉवल साउंड है। किसी भी शब्द में अगर ए से एडी का साउंड आता है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डार्क डॉट से। और ये जो डार्क डॉट है कहाँ लगाया जाता है? ये लगाया जाता है सेकेंड प्लेस पे। सेकेंड प्लेस क्या होती है? मिडिल पार्ट ऑफ एवरी कॉन्सोनेंट, ठीक है? किसी भी कॉन्सोनेंट का मिडिल पॉइंट ही सेकेंड प्लेस होता है। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब वर्ड्स बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं वो आपको समझ आ जाएगा, सारी चीजें जब एक साथ यूज करेंगे। देखो कोई भी वर्ड बनाना है, जैसे कि एक वर्ड है पे, हमें एक वर्ड लिखना है पे। अब इस पे में, ये तो कॉपी की लाइंस के लिए है, ये आपको नहीं खींचनी, ये सिर्फ मैं खींचूंगा, आपके लिए कॉपी में ऑलरेडी है, ठीक है? अब पे में हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा बताइए? देखिए कोई भी वर्ड बनाने से पहले हमें क्या क्या करना है? उस वर्ड को रीड करना है और पहचानना है कि क्या कॉन्सोनेंट हमें मिल रहा है। इसे हम रीड करेंगे, साथ में आप भी करिएगा। पे, हम इसमें पढ़ रहे हैं पे, तो सबसे पहले तो हमें पी मिला। अब पी आपको पता है कैसे लिखा जाता है? पी लिखा जाता है कि स्ट्रेट लाइन से, ऐसे, है ना? पी लिखा जाता है कि स्ट्रेट लाइन से। वापस आते हैं, तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट बनाते हैं। यहाँ पे पी है, पी बना दिया, क्लियर है? अब क्या हमें इसमें वॉवल साउंड जो मिल रहा है वो सेम यही वाला है? पे में सेम राइम कर रहा है, राइमिंग सेम है, सेम स्केल पे, है ना? सब कुछ सेम सेम प्रोनाउंस कर रहा है, बस लेटर अलग हो गया, पी हो गया एम की जगह, राइट? तो यहाँ पे जो हमें वॉवल साउंड मिल रहा है वो क्या है? ए का। अब देखो साइड्स कैसे यूज करते हैं। अब ये जो ए का साउंड है ये भी आपको पता है डार्क डॉट से बनेगा, सेकंड प्लेस पे लेगा। इतना सा आपको याद रखना पड़ेगा, ए से एडी का साउंड हमेशा डार्क डॉट, कहां? सेकंड प्लेस पे। ए से एडी का साउंड हमेशा लगेगा सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट से। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज वगैरह करके या कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ए का साउंड मिल रहा है, ये पता लग गया, सेम डार्क डॉट से बनेगा, ये भी हमें पता है। अब इसे लगाए कहां? पे में। सब हम इसको पढ़ रहे हैं इस शब्द को, तो पहले क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? पी या ए? पहले पी प्रोनाउंस कर रहे हैं, साथ में बोलेंगे पे। पहले प आया, फिर उसके बाद ए आया, बाद आया ना? बाद का मतलब होता है आफ्टर साइड। तो जब हम आफ्टर साइड की बात करें तो आफ्टर साइड कहां होती है? आफ्टर साइड होती है राइट साइड, है ना? राइट साइड इज कॉल्ड आफ्टर साइड। तो यहाँ पे हमने आफ्टर साइड ऐसे एक डार्क डॉट लगा दिया, ये हो गया हमारा वर्ड पे। ये हो गया हमारा वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट कैसे हो गया सर? अभी वाई के लिए तो कुछ बनाया नहीं। रुको भाई रुको, वाई के लिए बनाएंगे ना, कुछ भी नहीं। कुछ भी इसलिए नहीं
अभी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, हम उन लेटर्स को बिल्कुल हटा देते हैं जिसका कोई भी साउंड नहीं होता। यहाँ पे हमें वाई का कोई भी साउंड मिल रहा है। अच्छा चलो वाई का साउंड बताओ क्या होता है। वाई तो सिर्फ इसका नाम है, असल में तो य इसका साउंड है ना। इसका नाम और साउंड दोनों अलग अलग होते हैं। इसे बोलते वाई हैं बट जो साउंड मिल रहा है वो है य। और य जैसा कोई भी साउंड एग्जिस्ट हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा ना। तो बेसिकली हम शॉर्ट हैंड में सिर्फ उस लेटर को लिखते हैं जिसका कोई साउंड आता है। अब यहाँ पे तो कोई साउंड है नहीं, इसलिए कोई लेटर बनेगा नहीं। अब ए और वाई दोनों मिलके ए का साउंड दे रहे हो या ना दे रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, ए के लिए बस एक डार्क डॉट लगाना है, वो लग गया, दैट्स इट, हमारा वर्ड कंप्लीट। यहां तक क्लियर है। ऐसे ही एक और वर्ड देख लेते हैं, चलो एड। क्या बोला किसी ने कि यहाँ पे हम सबसे पहले अब वॉवल लगाएंगे फिर कॉन्सोनेंट बनाएंगे। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? चल कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई बात नहीं, अब कह दिया तो करेंगे कुछ, लेकिन वैसे नहीं जैसे आपने कहा। हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सोनेंट ही बनाएंगे, चाहे वॉवल पहले आए या बाद में आए। अब यहाँ पे भी एड, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? एड। यहाँ पे साउंड है ए का, लेकिन सबसे पहले बनेगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है? डी। डी अब आपको पता है डार्क बनता है ऐसे 90 डिग्री पे, है ना, ऐसे 90 डिग्री पे डार्क सिंबल बना दिया। अब ए का साउंड सेम वही वाला है जो पीछे था, जो पीछे था वही वाला है ना। अब यहाँ पे वॉवल किधर लगाए, पहले या बाद में? अब वापस से पढ़ के देखो, एड, ए पहले आया ना, पहले आया तो बिफोर साइड पे। बिफोर साइड क्या होती है? लेफ्ट साइड होती है। यहां तक सभी को अच्छे से समझ आया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया से। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट लगता है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक दूंगा, उस पर आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये एक हमारा टोटल ओवरव्यू है शॉर्ट हैंड का, कि शॉर्ट हैंड लिखी कैसे जाती है शुरू से लेके एंड तक। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ भी सुनते हैं उसका कॉन्सोनेंट ड्रॉ करते हैं, फिर उसके आगे या पीछे, बिफोर या आफ्टर, वॉवल साइन को पुट करते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा एक टोटल ओवरव्यू है। यहां तक मैंने आपको बता दिया शॉर्ट हैंड किस बिहाफ पे लिखी जाती है, साउंड के बेसिस पे लिखी जाती है। शॉर्ट हैंड होती क्या है? शॉर्ट हैंड एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये कला है, ये एक स्किल है, कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कंप्लीट लैंग्वेज नहीं होती। हम जो सीख रहे हैं वो है पिटमैन शॉर्ट हैंड, ठीक है। पिटमैन शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, और ये आपको पूरी सीरीज मिलेगी इसमें, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, ठीक है। बिल्कुल जीरो से हीरो बनने का सफर, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसको सीखने का फायदा तभी है जब आपका रिटर्न बहुत अच्छा हो। रिटर्न में भी आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। 100 मार्क्स की है, क्वालिफाइंग आपको करना है इसमें, तो मिनिमम 80 टू 90 मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। फिर रीजनिंग है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। 45 प्लस लेकर आइए किसी भी तरीके से। जीएस है, जीएस में आप कितना ही पढ़ लीजिए कम रहता है। मिनिमम 25 टू 30 अगर आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन शायद कोई ना रोके, एसएससी खुद ना रोके, ठीक है। तो आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, मिनिमम 145 प्लस रखिए अपना स्कोर। मॉक लगाते रहिए। दिसंबर में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जाम है दिसंबर में 10 या 11 में समथिंग। फिर उसके बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा शॉर्ट हैंड के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तब तक कोशिश करेंगे आपके लिए कंप्लीट सीरीज हम कंप्लीट कर दें। क्लियर है? क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने लिए एक अच्छा सा जॉब लेना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या एमटीएस हो, या जो भी आपका एम हो वहां पे लेना। अगर हम बात करें स्टेनोग्राफी की तो काफी अच्छी पोस्ट मिलती है आपको यहाँ पे, पर्सनल असिस्टेंट की, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, ठीक है। तो जितना अच्छा आप प्रिपेयर करेंगे उतनी पावरफुल आपको जॉब मिलेगी। इनवन इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स बहुत हुआ करते हैं, तो आपको अच्छे से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी यहाँ पे ग्रो करने की भी। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी इंस्पिरेशन है, आपको शादी भी करनी होगी डेफिनेटली, आपको घर बार ढूंढना है, घर बनाना है ना, वेकेशंस वगैरह, कार वगैरह भी लेनी होगी, कार वगैरह भी लेनी होगी। सबका सब धरा रह जाएगा अगर आपके पास ये नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी मेहनत मेहनत करनी है, ठीक है। स्ट्रगल कीजिए थोड़ा सा, अपना ये दुनियादारी 3 बजे के मैसेजेस वगैरह छोड़ के आप थोड़ा सा किताब उठाइए, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस बढ़ाइए, ताकि आपको अच्छी सी जॉब मिले। तभी ये मिल पाएगा, फिर ये मिल पाएगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, वरना ये सब का सब कैंसिल समझिए, ठीक है। और ये करना भी नहीं चाहिए अगर आपके पास एक सिक्योर प्लेटफॉर्म नहीं है। कोशिश कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है, जॉब से हट के।
अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आप खुद के लिए एक अच्छा भविष्य बना पाएँ, अपने पेरेंट्स के लिए बना पाएँ, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी फैमिली को एक अच्छा सिक्योर्ड फ्यूचर दे पाएँ, अच्छी उनके लिए क्वालिटी चीज़ें ला पाएँ, अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का ये वीडियो यहीं रखते हैं। देन अभी हम जो लास्ट पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ हम कैसे अपने आप को प्रोसीड करेंगे इस सीरीज़ को। नेक्स्ट जो आपके वीडियो मिलेगी, बहुत जल्द ही मिलेगी, वो मिलेगी आपको कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है? उसमें हम कॉन्सोनेंट्स बनाना सीखेंगे, सारे कॉन्सोनेंट्स कैसे बनते हैं पूरे 24 के 24। फिर उसके बाद इसके थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ेज़ भी करना बताऊँगा, कैसे एक्सरसाइज़ करनी है, कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर इसके बाद हम सीधा वॉवल्स करेंगे, वॉवल्स करने के बाद हम सीधा वर्ड्स बनाना चालू कर देंगे। फिर शॉर्ट हैंड में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब बातें करेंगे। ग्रामर लॉग, शॉर्ट फॉर्म्स, एक्सरसाइज़ेज़ कैसे करनी है, वर्ड्स एक्सरसाइज़ेज़ की प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम बातें करते जाएँगे क्योंकि ये सीरीज़ आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और पूरी एंड तक मिलेगी। तो बने रहिए हमारी इस वीडियोज़ के साथ। अगर कोई भी आपको क्वेरीज़ पूछनी हो तो आप आराम से हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। नोटिफ़िकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियोज़ आएँगी उनका नोटिफ़िकेशन आपको ईज़िली मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, डेफ़िनेटली जो कि हेल्पफुल है, तो उसके लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ या उन स्टूडेंट्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, और उन्हें बताइए कि ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है अगर वो एक स्किल ऐड ऑन करते हैं अपने एजुकेशन में, अपनी क्वालिफ़िकेशंस में, ताकि उनको आसानी से एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल सके जहाँ पे वो ग्रो कर सके, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, ठीक है? तो आज का ये सेशन यहीं रखते हैं। तो आज के लिए टाटा बाय-बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतने ध्यान से सुनने के लिए, और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।